ये जो आपने आमिर साहब तज्जिया दिया है पाकिस्तान के पास निगोशिएट करने के लिए क्या है, कितनी आसानियां पैदा हो सकती है, और सेकेंडली ये कि पाकिस्तान में रहते हुए हमें इसकी सख्तियों का और इसकी तशवीश का अंदाज़ा हो रहा है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो मेरे ख्याल में इससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर पिक्चर हमारे सामने रख सकते हैं। अमरीका से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और प्रोफेसर हैं अवैस सलीम साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और लंदन से सीनियर सहाफ़ी है सकलैन इमाम साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सर आप दोनों के वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। मेरा ख्याल है आमिर साहब वहाँ के पिक्चर इन लोगों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जी, मैं सकलैन इमाम और अवैस दोनों मेरे पुराने कुलीग रहे हुए हैं। सकलैन के साथ तो मैंने कॉलेज और जर्नलिज्म इकट्ठे स्टार्ट किया हुआ है। अवैस के साथ भी बड़ी एसोसिएशन रही हुई है। तो सकलैन आपकी इजाज़त से मैं डॉक्टर अवैस सलीम से शुरू करता हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने पता नहीं आपने मेरा इब्तदाइया सुना है कि नहीं, आप वहाँ अमेरिका में रह रहे हैं और आपको और सकलैन को अंदाज़ा है कि दुनिया इस वक्त जो है ये हम एक तारीख के हम खुश नसीब हैं या बदनसीब हैं कि हमें ये मौका मिल रहा है कि ये दुनिया पूरी तब्दील हो रही है हमारी आंखों के सामने। यहाँ भी आप क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते आई एम श्योर आप नज़र रखते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ क्या पैटी लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये कोई बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट है। तो पहले कि वहाँ क्या अमेरिका में हो रहा है टैरिफ वॉर के हवाले से, उसके क्या असरात हैं और हमारे पे क्या असरात हैं, इस पे ज़रा आप अपना मुदल्लल किस्म का तज्जिया दें। जी बहुत शुक्रिया। आपके पास आना और आपसे गुफ्तगू करना हमेशा अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा पीछे से अगर आप इजाज़त दें तो शुरू करूं। जब डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा उम्मीदवार बने थे और हमने तब भी इस बारे में बहुत बात की थी, तो उनके चाहने वालों को दो बड़ी खुशफहमियां थीं। एक तो ये कि वो बहुत बड़े ज़बरदस्त कारोबारी हैं और मईशत जो पिछले कुछ अरसे से कुछ जमूद का शिकार थी, उसको तो जो है वो टर्न अराउंड करना उनके बाएं हाथ का खेल होगा। दूसरा ये कि वो बड़े जबरदस्त किस्म के अमन पसंद हैं और पूरी दुनिया को वो अपनी ताकत के असर से अमन का गहवारा बना देंगे। और एक उम्मीद भी थी कुछ लोगों को अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर के शायद उनका जो रूप पहले दौरे हुकूमत में देखा गया था उससे उन्होंने कुछ सीखा हो। अगर आपको याद हो जो गुफ्तगू हम करते रहे हैं, मैंने इस तरह की असेसमेंट से इलेक्शन से पहले भी कभी इत्तफाक नहीं किया और मेरा मुसलसल ये ख्याल रहा कि वो पहले दौरे हुकूमत में तो वो सिर्फ वो ही वाज हिज वियर्ड सेल्फ और कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस कहीं ना कहीं मौजूद थे। माइक पेंस की शक्ल में एक नायब सदर मौजूद था। इस दफा उन्होंने अपनी पूरी टीम वो सिलेक्ट की है जो बड़ी अनहिंज्ड किस्म की है, जो उनको रोकने के बजाय उनको मजीद महमेज देती है कि आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इसको करते रहे। तो मेरा ख्याल है मैं अगर ऐड कर सकूं आपकी इजाज़त से, महमेज नहीं देते उनके ख़ास तौर पे जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट और जो उनकी काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के चेयरमैन हैं स्टीफन मीरान, ये जो अभी इस वक्त कर रहे हैं ट्रंप, इसके मुतल्लिक वो तकरीरें भी करते रहे हैं, थीसिस भी देते रहे हैं, जो कि अभी वो मारो लागो एग्रीमेंट है वो बताया जा रहा है। मैं ये नाजरीन की नॉलेज के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, सो ये एक पागलपन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रेटजी भी है। मैं चाहूँगा वो भी ज़रा एक्सप्लेन पीछे कि इसके पीछे क्या मेथड एंड मैडनेस क्या है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये आज ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सुबह डोनाल्ड ट्रंप उठे और उनको ये ख्याल आ गया। ये बड़ा वेल थॉट आउट प्लान है और वो सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं वो उसमें पूरी तरह से बिलीव करते हैं। अब मईशत मेरा मैदान नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ने की या लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करता हूं, मुझे ये किसी इकोनॉमिक प्लान में फिट होती हुई ये सोच नजर नहीं आती कि आप बनाएंगे भी खुद और बेचेंगे भी अपने आप को और उससे आपकी इकोनॉमी जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब वो शर्ट जो मैक्सिको से या बांग्लादेश से या इस किस्म की जगहों से बन के आती है और यहाँ 10-10, 15-15 डॉलर की बिकती है, उसके $30 कौन देगा? वो आईफोन जो चाइना से बन के आता है और यहाँ $1,000-1,200 का बिकता है, अब उसके मुतालिक ये कहा गया स्टेट डिपार्टमेंट के पोडियम से और व्हाइट हाउस के पोडियम से कि हम वो मैन्युफैक्चरिंग वापस अमेरिका में ले आएंगे और अंदाजे ये लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी कीमत $2,300 तक पहुंच सकती है। तो ये ट्रंप साहब के चाहने वालों में से अमेरिका में से कौन देना चाहेगा? तो
ये तो एक बहुत इस वक्त ट्रिकी सिचुएशन है। अब देखना ये होगा कि इसको वो कितने अरसे तक सस्टेन करना चाहते हैं और दुनिया रिस्पॉन्ड करेगी। आपने यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, मैं पढ़ रहा था अभी आज ही सुबह, उन्होंने वो 25% टैरिफ तो लगाया है ट्रक्स पर, आइसक्रीम पर, कुछ दूसरी चीजों पर जो वो ज्यादा इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरा ख्याल है बड़ा स्मार्ट मूव कर रहे हैं। वो टारगेट कर रहे हैं रेड स्टेट्स को जहां रिपब्लिकन जमातों की हुकूमत है, तो वहां से आने वाली जो मसनूआत हैं उन पर वो ज्यादा टैरिफ आयद कर रहे हैं। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप को लगता है। और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल था कि इससे जो है वो स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा और इसको नीचे नहीं आना चाहिए और कीमतों को ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी उनके कहने से तो होगा नहीं, सो हम देखते हैं कि ये कितना आगे चलेगा। आ जाता है एक तो डोमेस्टिक कांग्रेस की तरफ से एक रिएक्शन आएगा, उनको इलेक्शन लड़ना है। फिर दुनिया बदल चुकी है कि अभी चाइना, उस जमाने में जो रशिया उतना ताकतवर नहीं था, उनका मेन राइवल चाइना एक वो है, फिर यूरोपियन यूनियन एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दुनिया तब्दील हो चुकी है। ये पुराने टैक्टिक्स, सवाल मेरा ये है क्या ये चल पाएंगे आजकल की दुनिया में? जी देखिए, ये सस्टेनेबल नहीं है और जिस स्ट्रेटजी की तरफ आपने इशारा किया उसके दो बज़ाहिर हिस्से नजर आते हैं। एक तो ये कि अमेरिका के अंदर जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं वो कम किए जाएं, डिपार्टमेंट्स को बंद किया जाए। ये जो इलॉन मस्क डोज बनाकर करने की कोशिश कर रहे हैं, चलें वो तो अमेरिका का एक इंटरनल मसला है और उससे दुनिया का कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, अगरचे ये भी बड़ा एक सिंप्लीफाइड किस्म का सोल्यूशन लगता है। दूसरा जो हिस्सा है, ये जो आपने पिछले 50 साल की तारीख बयान की है, जो अमेरिका का एक फाइनेंशियल सुपीरियॉरिटी पूरी दुनिया में रही है, एक फाइनेंशियल पावर हाउस रहा है, उसकी बड़ी वजह यह थी कि अमेरिकन इकोनॉमी इस तरह से टाइड अप थी बाकी दुनिया के साथ कि वो सब इकट्ठी चल रही थी। अब अमेरिका पर जो इतना बड़ा कर्जा है उसमें सबसे बड़ा लेंडर जो है वो चीन है, और चीन इसलिए लेंडर है क्योंकि चीन की मसनूआत के लिए अमेरिका सबसे बड़ी मंडी है। अमेरिका के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको चीन में लेबर सस्ती पड़ती है और उन मसनूआत की कीमत बहुत नीचे चली जाती है उनको वापस अमेरिका में बेचने के लिए। तो ये एक तरह से इंटरडिपेंडेंसी की दुनिया है अगर हम मईशत को देखते हैं। अब कुछ अर्सा पहले मैं वो जॉन बोल्टन का एक इंटरव्यू सुन रहा था जो पहले टर्म में डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में शामिल थे। उन्होंने ये कहा कि उनका तरीका ये है कि वो रैटल करने की कोशिश करते हैं अपने मुखालफीन को, उनको कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर उस पर्दे में से ये निकल के आता है कि वो असल में चाहते क्या है। तो अभी तक तो हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि 3 मई को जब ये खास तौर पर ऑटो टैरिफ्स जो है वो इम्प्लीमेंट होने हैं, उसके बाद सूरत हाल क्या होती है और क्या कोई रीथिंक होता है या नहीं। अगरचे अभी तक उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो इस पर नजरसानी का कोई इरादा नहीं रखते। अच्छा, दूसरी तरफ आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि इस वक्त रूस और चीन मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा खुश ममालिक होंगे। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीन के अंदर कैपेसिटी भी है कि वो तमाम मैन्युफैक्चरर या जो अमेरिका के बजाय दूसरी दुनिया की तरफ देखना चाहे या मंडी के लिए वहां देखना चाहे, मतलब 2 मंडियां जो है अमेरिका के अंदर, भारत और चीन, अगर वही किसी मैन्युफैक्चरर को मिल जाए तो उसका आधे से ज्यादा काम तो आसान हो जाता है। तो वो बैलेंस जो है, वो माशी तवाजुन जो है, वो मेरा ख्याल है उनकी तरफ शिफ्ट होगा। सकलैन साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जो मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क में खास तौर पर किसी की सोच अभी उस तरफ नहीं गई है। हम शादियाने बजा रहे हैं इस बात पर कि जी देखें इस खत्ते में हम पे बाकी ममालिक की निस्बत जो है वो बड़ा कम टैरिफ लगा है, तो शरह निस्बतन कम है, तो उनके सबके ऑर्डर हमारे पास आ जाएंगे और हम जो है वो बड़ा अच्छा काम कर लेंगे और हमारी एक्सपोर्ट ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। किसी को ये एहसास नहीं है कि क्या हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम उन तमाम ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकें, क्या हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी पॉलिसियां क्या है, तरजीहात क्या है। हम तो आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। तो ये बड़ी मतलब अगर हम माइक्रो लेवल पर देखें तो हमारे लिए बतौर मुल्क और पूरी दुनिया
एक बिल्कुल क्वांटम शिफ्ट की तरफ जा रही है और मुझे नहीं लगता है कि हम उसके लिए तैयार हैं।